गंगे में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसका कोई जवाब इनके पास में है नहीं। ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मंत्री ने मंच से किसका नाम लिया? महिलाओं के मंगलसूत्र तक पहुंचे। दूसरे चरण का जब चुनाव हुआ, फिर उनको घबराहट हुई, फिर वो पहुंचे यूसीसी तक। तीसरे चरण का चुनाव हुआ, फिर उनको घबराहट हुई, फिर वो पहुंच गए पाकिस्तान तक। चौथे चरण का चुनाव हुआ, फिर उनको घबराहट होगी, फिर वो मुसलमान आरक्षण की बात करने लगे। पांचवें चरण का चुनाव हो गया तो फिर उनको घबराहट हो रही है। अब वो कह रहे हैं माँ गंगा हमें गोद ले रही है। आंदोलन तो किया ही नहीं जा सकता। आप आंदोलन कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। अब नमस्कार, आज मेरी मौजूद प्रयागराज में यहाँ पहुँचा हूँ और 5वें चरण के मतदान हो चुके हैं, अब 6वें चरण के होने हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद और फूलपुर प्रयागराज जनपद में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ का मतदान 25 तारीख को है। और हम आज आप पहुँचे हैं समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन पूजा मिश्रा जी के पास। और नेशनल स्पोक पर्सन है और पूर्व में केंद्रीय विश्वविद्यालय सीएमपी की जो है छात्र संघ अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। और आज आपको रूबरू कराऊंगा आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से सियासी समीकरण काफ़ी उठापटक चल रहे हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो प्रयागराज में जिस प्रकार से फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट आती है, और अगर हम बात करें तो 7वें चरण के बाद कहीं न कहीं काउंटिंग होगी और देखा जाएगा क्या 2024 में जहां एक तरफ एनडीए लाइन 400 का नारा दे रही है, वही समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से यूपी के अंदर पीडीए के नारे को बुलंद किया है, और वहीं एनडीए अलायंस के तहत यूपी में आपको बता दें कि एक सीट टीएमसी को भी दी गई है। इन सभी विषयों को लेकर के हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं पूजा मिश्रा जी से, और विस्तार से आपको रूबरू कराएंगे आखिर 2024 में जहां एक तरफ एनडीए 80 सीटों का प्लान तैयार कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और एनडीए अलायंस 79 सीटों का प्लान तैयार है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 79 सीट हासिल कर पाएगी, या एनडीए गठबंधन जो यूपी के अंदर दावा कर रहे हैं 80 सीटों का? इन सभी विषयों को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार हिमांशु जी। हम आज चर्चा करने वाले हैं जिस प्रकार से सियासी समीकरणों को लेकर के यूपी की सियासत से, चूंकि आप स्पोक पर्सन हैं, नेशनल स्पोक पर्सन हैं, तो हमारी बात प्रयागराज तक ही सीमित नहीं होगी, समूचे यूपी की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपी की सियासत में काफ़ी उठापटक चल रहा है। तो इन सब को लेकर के समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन कितनी मजबूती से चुनावी मैदान में है? देखिए, इंडिया अलायंस जो है बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। आप देखेंगे तो आप नोटिस करिएगा, जब पहले चरण का चुनाव हुआ, पहले चरण में 8 सीटें हुई पश्चिम की, दूसरे चरण में भी 8 सीटें हुई पश्चिम की, तो हम बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे थे। इसीलिए जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री ने मंच से किसका नाम लिया? महिलाओं के मंगलसूत्र तक पहुँचे। दूसरे चरण का जब चुनाव हुआ, फिर उनको घबराहट हुई, फिर वो पहुँचे यूसीसी तक। तीसरे चरण का चुनाव हुआ, फिर उनको घबराहट हुई, फिर वो पहुंच गए पाकिस्तान तक। चौथे चरण का चुनाव हुआ, फिर उनको घबराहट होगी, फिर वो मुसलमान आरक्षण की बात करने लग गए। पांचवें चरण का चुनाव हो गया तो फिर उनको घबराहट हो रही है। अब वो कह रहे हैं माँ गंगा हमें गोद ले रही है। ये जो है इनका बार बार भाषण बदलना, ये बताता है कि 10 साल इन्होंने कार्य नहीं किया हुआ है। अगर हम पश्चिम की बात कर लेते हैं तो पश्चिम का जो आंकड़ा है, जो वहाँ पे किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान वहाँ पे आंदोलनरत रहे हैं, तो वहाँ के डीएम बताते हैं, जो किसान को देखते हैं, वो बताते हैं कि गन्ना किसान का जो है 15 करोड़ बकाया है। ये उनके आंकड़े हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, तो ये जो है जो योगी सरकार है, इनके मंत्री सदन में बताते हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट 5 सालों में 5500 का क्राइम का इजाफा हुआ है। ये इनके आंकड़े हैं, ये विपक्ष के आंकड़े नहीं हैं। अगर बात कर लेते हैं जॉब की बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि जॉब इन्होंने किस कदर दिया हुआ है। यहाँ पे 2 महीने के अंदर 10-10 जो है पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद में ये कैंसिल नहीं कराते हैं। आप हिमांशु जी मान के चलिए कि अगर चुनाव नहीं होता तो ये जिस तरीके से छात्रों को लाठी से भगाए थे, उसी तरीके से जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेके ही चलते। ये कहते हैं कि जो है इनके यहाँ पे सब कुछ निष्पक्ष होता है। तो एलटी यूपी पीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो अंजू कटारिया को जेल जाने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? वो जेल इसीलिए गई ना कि उसमें घोटाला हुआ। ये किसी के हित की बात नहीं करते। ये जो है भगवान श्री राम जी को लेके आएंगे मंचों पे, जो कि लाना गलत है। अभी कल ही की बात है, प्रधानमंत्री जी आए यहाँ इलाहाबाद में, हम लोग इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, प्रयागराज में बैठे हुए हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल आए यहाँ से, और यहाँ पे उनके भाषण को उठा के देख लीजिएगा तो वो कहते हैं कि माँ गंगा ने हमें गोद ले लिया, या माँ गंगा का मैं बेटा हूँ। तो हिमांशु जी, जो यहाँ पे इलाहाबाद के जो लोग हैं ना, वो उनके अंदर में माँ गंगा बसती हैं। ये हमारा कल्चर है।
तो आप जब यहाँ पे आए थे, आप भाषण दे ही रहे थे, तो आप काश कॉटन मिल की बात कर लेते, आप काश च्यवनप्राश मिल की बात कर लेते, जो कि अभी आधा बंद नैनी में है। आप एक बार अगर यहाँ पे आए ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए तो विजिट करिएगा, वो मेडिसिन बनाती है और आधा बंद हो चुकी है। हम लोग जब वहाँ विजिट करने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि ये आधा बंद हो चुका हुआ है और आधे में ही काम चल रहा है। हम कोटिंग का काम यहाँ पे इतना करते हैं, इसकी कोटिंग पहले और ज़्यादा हुआ करती थी, कुछ कुछ काम उन्होंने यहाँ पे रोक दिया। क्यों रोक दिया? जो पहले हुआ करती थी सरस्वती हाईटेक सिटी, जो समाजवादी पार्टी की योजना थी, वो लंबित चल रही है। क्यों लंबित चल रही है? क्योंकि ये जो है उसके लिए फंड नहीं दे रहे हैं। उसके बाद माँ गंगा की बात कर रहे थे, तो कम से कम माँ गंगा की बात दिल से कर लेते। न्यूज़पेपर में रोज़ निकलता है कि 12-12, 15-15 नाले माँ गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं, उस पर कोई कार्य नहीं करते। नमामि गंगे में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसका कोई जवाब इनके पास में है नहीं। ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हिमांशु जी, एक बात और बहुत ज़रूरी है कि प्रयागराज क्या है ना, छात्रों का हब है। प्रयागराज ना सोती है, जागती है और चलती ही है छात्रों से। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, इनकी भी जो है 7 साल की सरकार हो गई, इनके पास इस बात का जवाब नहीं होगा कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसे आपने मेरा परिचय कराते हुए बताया कि मैं जो है वहाँ से सेंट्रल CMP से अध्यक्ष रही हूँ। तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो ऐसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं पूरे के पूरे। अगर आप छात्रों का आंकड़ा उठा के देखेंगे ना, वो सारे जो है मैक्सिमम ग्रामीण से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हिमांशु जी, आप पता करिएगा कि जब जो है हमारी सरकार रही है या इसके पहले जो है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की फ़ीस थी ना, वो बहुत मिनिमल थी। मैं PhD का फ़ीस अपना जो पे करती हूँ वो 949 रुपीज़ पर ईयर। जो मेरे जूनियर पे करती है दैट इज़ 18,000 ऑन द फर्स्ट ईयर एंड 18,000, जस्ट इमेजिन। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर से थोड़ा कम होता है, डैट ओनली 15,000। आप सोचिए कितना फ़र्क आ रहा है। उसके बाद भी जो है ये जो स्टूडेंट है, और ये सिर्फ मैं PhD की बता रही हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन चले जाएंगे, हमने जब ग्रेजुएशन किया हुआ था तो जनरल साइंस होने के बावजूद साइंस में प्रैक्टिकल के जो है बढ़ जाते हैं, तब वो जाके 1700 था पर ईयर। वो भी ईयर के साथ में डिक्रीज़ होता है। अब क्या है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 4 और 5, वो ऑलमोस्ट इतना बढ़ा रखा हुआ है। उसके बाद ये तो यहाँ ठीक है, स्टाइपेंड नहीं आती कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में, PhD के लिए स्टाइपेंड नहीं आती है। उसके लिए जो है आंदोलनरत होते रहें, ये कोई इनके कान में जूं नहीं रेंगती। और स्कॉलरशिप नहीं आती है। जब पहले जब सरकार रहा करती तो स्कॉलरशिप जो है आती थी, ये जो स्कॉलरशिप आती है यहाँ पे छात्रों को, वो सेंटर से नहीं आती है, वो स्टेट से आती है। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके जो है उनके जो है स्कॉलरशिप आने चाहिए। पहले हाफ़ हुए, आप सोचिए फ़ीस डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो रहे हैं, 5 टाइम्स हो रहे हैं, और जो है स्कॉलरशिप हाफ़ होने के बाद में फिर कुछ नहीं आते हैं। और यहाँ आंदोलन तो किया ही नहीं जा सकता। आप आंदोलन कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। आप बताइए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि आंदोलन के लिए आपसे स्पेस मांगा जा रहा हो और किसानों के लिए सड़कों पर कील काट दी गई? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है कि आप अगर आंदोलन करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, आपको आवाज़ नहीं उठाने देंगे। माननीय लोहिया जी जो है, जिनके हम लोग अनुयायी हैं, माननीय लोहिया जी ने कहा था कि अगर जो है सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। तो ये जो सरकार चल रही है ना, ये ऐसे ही चल रही है कि सड़कें सुनसान कर रखी हुई है और संसदें आवारा हो रखी हैं। ये सांसदों को बाहर निकाल देते हैं और जो इच्छा आती है वो बिल पारित कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के तहत। और इन्होंने सोचिए कि असंवैधानिक चीज़ों को सदन में बैठ के पारित किया। बात कर लेते हैं महिला की, ये कहाँ कहाँ फेल हो रहे हैं। महिला पे अगर बात की जाए तो ये भी ला रहे हैं, बहुत भारी भरकम नाम दिया हुआ है वुमेंस बिल का, पर ये बताना भूल जाते हैं कि जब 1996 में वुमेंस बिल पारित हो रहा था तब जनता दल था, तो जनता दल के नेताओं ने विरोध किया और वो वुमेंस बिल पारित नहीं हो सका। उसके बाद 2010 में UPA की सरकार थी, UPA की सरकार की संख्या राज्यसभा में ज़्यादा थी, राज्यसभा से जो वुमेंस बिल पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में नहीं पारित हो पाया क्योंकि भाजपा ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि जो है हम पारित करना चाहते हैं, वो किस तरीके से पारित करना चाहते हैं उनकी मनसा ही जानती। प्रधानमंत्री जी जो है, निवर्तमान प्रधानमंत्री जी, मंचों से भाषण देते हैं, झूठे भाषण देते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, झूठे रोज़गार की बात करते हैं। हिमांशु जी, रोज़गार की बात अगर करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि नहीं किया, उन्होंने बोला 2 करोड़ रोज़गार देंगे, नहीं दिया। अगर दिए होते तो 20 करोड़ रोज़गार होता। तो उस पर अगर बात करें तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश की जो जानकारी है, संदीप जी बेसिक शिक्षा के जो है मंत्री हुआ करते थे,
तो उन्होंने जब इनकी सरकार बनी थी तब आंकड़ा पेश किया था कि 5 लाख वैकेंसीज़ हैं, ये उनके आंकड़े हैं, और 5 साल में 5 लाख वैकेंसी और आएगी, ये 10 लाख वैकेंसी, भर्तियां नहीं हुई। और ये कह रहे हैं कि जो है शिक्षक अनुपात हमारा, शिक्षक और छात्र अनुपात हमारा सही है, और हमको जो है अभी इन्होंने उसको डिक्रीज़ करके कितने 10 लाख जो होनी चाहिए तो उसको 3 या 4 लाख शो कर रहे हैं कि हमें बस इतने ही शिक्षक की कमी है, भर्तियाँ नहीं हुई। आप उठा के देखेंगे 2022 में जून में पीजीटी का फॉर्म भराया गया था और आज की डेट में उसका जो है आयोग गठन नहीं हुआ है। अगर एक चीज़ देखा, आपको पता भी नहीं होगा, सीएसआईआर में पहली बार जो है वैकेंसी आई थी 10 साल बाद। 10 साल बाद जो है सीएसआईआर में वैकेंसी आई और वो वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी पेपर लीक। अब क्योंकि वो 10 साल बाद आई थी, किसी को बहुत इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि सीएसआईआर में भी जो है एग्ज़ाम हुआ करते हैं ऑफिसर्स के लिए, तो उसमें उस तरीके से प्रोटेस्ट दिख नहीं पाया, पर उसका भी पेपर लीक। इन्होंने जितने एग्ज़ाम्स कराए हैं एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो इन्होंने कंप्लीट किया है ना, ये वही है 2017 में जो लंबित थी उनके जो है फिल किया हुआ है इन्होंने, और जो 1,36,000 शिक्षा मित्र थे सरकार बनते उनको हटाया, उसके बाद में उनको और नीचे करके उनको ज्वाइनिंग दी, उसको भी काउंट करते हैं ये। अभी कहते हैं कि मैं स्वावलंबी बना रहा हूँ, जो है लोन देते हैं स्टार्टअप के लिए, तो आंकड़े बताते हैं कि स्टार्टिंग के जो है 1 साल में 10% जो है आपके जो स्टार्टअप होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और अभी 10 साल का अगर आंकड़ा उठा के देख लिया जाए तो 70% स्टार्टअप जो है फेल हो चुके हैं। और एनपीए कितने अकाउंट हो रहे हैं इसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है सर। यहाँ पे छात्र रहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। पहले कभी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को यूपीएससी का हब कहा जाता था, आपने उसकी गरिमा गिरा दी। प्रयागराज नाम कर देने से तो गरिमा नहीं बढ़ जाती है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे जब भाषण दे रहे थे तो उनका शायद ध्यान नहीं गया, यहाँ पे कोविड हुआ था, और कोविड के बाद भी जो भयावह नज़ारा जो है इलाहाबाद के लोगों ने देखा है, मतलब अभी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सोच के कि आप माँ गंगा के किनारे चले जाइए, आपको आगे जलती दिख रही होगी दिन रात बराबर। और आप यही जो है फाफा मऊ का जो पुल है उसके नीचे ऐसे लगता है जैसे टाइल्स लगे हुए हैं, एक तरफ से वो सारी चीज़ें आप छुपा ले गए। ये जो जनता है ना वो सब जो है देख रही है और ये सब जानती है। और माशू जी आपने मणिपुर का भी देखा होगा, और मणिपुर का मतलब इतिहास में इतना गंदा, अगर ऐसा तो महाभारत में भी नहीं हुआ था। हम कहते द्रौपदी का चीरहरण है, पर ऐसा तो नहीं हुआ था कि उसको हम गंदा मानते चले आ रहे थे। ये इतना गंदा हुआ, और इसके बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं ऐसे घटनाएं मणिपुर में होती रहती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ प्रचार करने नहीं जाते। पहले चरण में वोटिंग थी, पहले चरण की वोटिंग में वहाँ पे वोटिंग होकर ख़त्म हो गई, वहाँ पे अमित शाह को भेज देते हैं, इनका चेहरा नहीं होता वहाँ दिखाते। ये क्यों नहीं जाते वहाँ पे, क्यों नहीं बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि वहाँ पे जो समुदाय के बीच में दंगे हुए थे ना, एक कुकी समुदाय है और मैतेई समुदाय है, तो कुकी समुदाय के मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी जनसंख्या है ज़्यादा, तो इनको वोट की भूख इतनी ज़्यादा है कि देश तबाह हो जाए, महिला तबाह हो जाए, युवा तबाह हो जाए, पर मैं बता रहा हूँ इस तरीके की जो है ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, ना जॉब देना है देश। हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप देश की तरक्की किए होते तो हमें क्या कष्ट है, आप बताइए आपको कष्ट रहेगा क्या? ये कहते हैं। और जो है देश की तरक्की की बात कर ली जाए तो ये लोग बहुत देश हित की बात करते हैं कि नहीं देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेंगे। तो हिमांशु जी ये अपने आप में चिंताजनक है कि देश क्या बिना देशवासियों के होता है? अगर हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, हमारे देश की तो यही खूबसूरती है कि हम देशवासी जो है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो देश की बात कर रहे होते हैं तो देश में भी तो पीछे रह जा रहे हैं ना। सोनम वांगचुक जी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। जब इन्होंने 370 वहाँ पे हटाया था तो सोनम वांगचुक जी ने इनकी तारीफ़ की थी, तब तो इनको अच्छा लगा। जब वहाँ पे चाइना 8 किलोमीटर अंदर आ गया तब इन्होंने क्या किया? सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट करते रहे और उनसे मिलने तक नहीं गए, उनसे बोलने भी नहीं गए कि जो है आप चिंता मत करिए, हम देश हित में खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। जब कोविड से देश जूझ रहा था तो किसी विपक्षी पार्टी ने ऐसा नहीं किया था कि सरकार का साथ ना दिया हो। यही जो है राहुल गांधी थे कि जब पहला जो है कोविड आया वो बार बार कह रहे थे कि दिस इज़ नथिंग, बी रेडी फॉर सुनामी, आप इसको मत करिए, अभी सुनामी आने वाली है, सरकार को ज़रूरत है कि सुनामी को लिए तैयार रहे। और वही हुआ था, दोबारा जब कोविड आया
तब जो है ये सरकार जो है ताली थाली बजवा रही थी। ये देख रही थी कि मेरे कहने पे कितने लोग चलते हैं। उस वक्त देश जो है देश के लिए चल रहा था, तो हिमांशु जी आज भी देश वाले देश के लिए चल रहे हैं। और इसीलिए जो है जो वोट करने जा रहे हैं ना, वो इंडिया अलायंस को करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव चल रहा है ये अपने आप में भारतीय जनता वर्सेस जनता है, और हम जनता के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि ये विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है और हम उनके पक्ष में खड़े हैं और खड़े होकर जो है चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं जनता के पक्ष में, जनता के साथ में। और